दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है एंथनी वेस्ट हैंडलिंग। आप देखेंगे यहाँ पे कि आज यानी 19 तारीख को स्टॉक 2.25% से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है और कंपनी ने आप कह सकता है यहाँ पे जो 52 वीक लो है 459 रुपीज़ उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब देखिए जिस सेक्टर से आता है वेस्ट हैंडलिंग हो गए, रिसाइकलिंग हो गए, सोलर हो गए, ये वो कुछ ऐसे आप कह सकते हैं पिकिंग वर्ड्स हैं जो पिछले कुछ समय से निवेशक बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर के लिए रहते हैं और एक यूफोरिक यानी आप कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड तौर पे जो रिटेल निवेशक है इसमें बड़ी मात्रा में अपने पैसे लगाते रहे। और अब बात सिर्फ एंथनी वेस्ट होल्डिंग हैंडलिंग की नहीं है बल्कि इस प्रकार की तमाम कंपनियां अभी बहुत मैं कहूँगा एक थोड़ा आप कह सकते हैं डाउन टर्न से गुजर रही हैं। और इससे पहले मैंने एक वॉटेक बैक के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है। आप अगर जाके पढ़ना चाहते हैं उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल इशू क्या है और क्या एंथनी वेस्ट हैंडलिंग, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं एक्सपेंसिव नहीं है, करेंटली 450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं एक साल का चार्ट आपको दिखाऊं ना, आप देखेंगे कि ऊपरी स्तरों से ये स्टॉक आपको 31% गिरावट दिखा चुका है और 450 मुझे ये लगता है 450 रुपए, क्योंकि देखो लास्ट 52 वीक लो 459 है तो ये लेवल है जो हमको देखना है। और 450 ये साइकोलॉजिकली भी अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन के आएगा एंथनी वेस्ट के लिए। और ऐसे में क्या ये वो स्टॉक है जहां पर आपको पैसे लगाने से पहले कुछ चीज़ों को जानना चाहिए भी आने वाले समय क्या होंगी चीज़ें, प्लस क्या कोई ये साइक्लिकल टर्न अराउंड है या कंपनी की कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ गई है, प्लस क्या कंपनी के पास इतने कैश बैलेंस है, कंपनी के प्रमोटर इतने एग्रेसिव हैं, क्योंकि देखिए इश्यूज हैं क्या हैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, भले टुकड़ों में देखिए बट बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। बस जो भी डेटा है वो कंपाइल करके आपके सामने रखूंगा। नाउ सबसे पहले चर्चा करते हैं, कंपनी ऑपरेट करती है इन्वायरमेंटल सर्विस सेक्टर में जो स्पेसिफिकली करती है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जी हाँ, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और इसका सब सेक्टर क्या है, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एनकम्पेंसिंग कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। फिर वेस्ट प्रोसेसिंग जिसमें आता है वेस्ट टू एनर्जी, रिफ्यूल राइट फ्यूल और कंपोस्ट प्रोडक्शन। अब सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है और जिस प्रकार के कचरा हमारे देश में है, अगर कोई और सेक्टर आप कह सकते हैं कुछ ऐसा सेक्टर जहां पे बहुत ज़्यादा मूविंग भविष्य है तो भाई वो तो यही है। बट तो फिर प्रॉब्लम क्या है, देखिए बात करेंगे लॉन्ग टर्म व्यू में, सेक्टर ना एक सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल ग्रोथ टेलविंड में है भारत में। क्यों? भारत सरकार का फोकस कहाँ पे है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भाई साहब अर्बन एरिया में है। और हम सबको पता है जिस तरह रैपिड अर्बनाइजेशन चल रहा है और स्ट्रिक्टर इन्वायरमेंटल रेगुलेशन लगातार बढ़ रहे हैं, ये पक्का चीज बता रही है कि कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म डिमांड फॉर प्रोफेशनल वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस ये बहुत ज्यादा जरूरी है और एंथनी वेस्ट उन्हीं में से एक है। नाउ अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बट अगर आप इन 83.6 में से हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए वो लाल बटन दबाना बहुत छोटी बात होती है बट हमारे से चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओके, और हाइप बटन को दबाना ना भूलिएगा, आप ऐसा करेंगे तो यूट्यूब और को रिकमेंड करेगा। नाउ देखो हुआ क्या, देखिए टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू लगभग 233 करोड़ है और ये 16% का जंप था। क्यों? लगातार कांस्टेंट कंट्रीब्यूशन मिल रहा है कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन में, प्रोसेसिंग में, वेस्ट प्रोसेसिंग में, ठीक है। और आप देखिए कुछ अन्य रिपोर्ट में 257 करोड़ के आसपास भी है। बात करें एबिटा की 57 करोड़ है, 18% का यहाँ पे जंप है। फिर एबिटा मार्जिन 20 बेसिस पॉइंट का बढ़ोतरी हुई है, तो ये दिखा रहा है कि भी इफिशियंसी भी इंप्रूव हो रही है कंपनी की। पैट आप देखोगे तो लगभग आप कह सकते हैं 17 करोड़ 30 लाख रुपए का आया है, इसमें भी 13% का जंप है। हाँ, ग्रोथ कहीं ना कहीं इंपैक्ट हुई है आप कह सकते हैं कुछ इंटरेस्ट कॉस्ट के कारण। और अब अगर आप देखोगे कि भाई सेकंड वाइज क्या काम चल रहा है तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी के लगभग 3 सेक्टर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वाला, प्रोसेसिंग वाला, कॉन्ट्रैक्ट्स और अदर। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा है
C&D, यहाँ पर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 14% रही है, लेकिन टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन 61% है और ये 62% से ईयर ऑन ईयर डाउन हो चुका है, यानी 1% की गिरावट। प्रोसेसिंग 27% रही है। कॉन्ट्रैक्ट और अदर से कंपनी में 19% का ग्रोथ आया था और ये टोटल रेवेन्यू का 12% जो अभी भी है। तो प्रोसेसिंग में आप देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन 1% बढ़ा है और ट्रांसपोर्टेशन में आप देखेंगे तो घटा हुआ दिखाई देगा 1%। तो ये प्रकार की चीज़ें हैं और ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 16% रहा है। और जो टोटल रेवेन्यू आपको 264 दिख रहा है ना, जिसमें अदर इनकम भी आती है, वाइल जो टोटल ऑपरेटिंग इनकम है ना वो 232 करोड़ है। ठीक, अब अगर आप आगे बढ़ोगे यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा कि भाई MSW कलेक्शन यानी कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन, ये जो सेगमेंट है कंपनी का, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है 160 करोड़ रुपए का। देखो ये लार्जेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम रहा है जो इसे ना एक स्टेबिलिटी और एक ठीक ठाक एक स्टेडी कैश फ्लो प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये लंबे समय के लिए होते हैं। और आप जो देख रहे हैं ना, स्टेबल यहाँ वर्ड यूज किया गया है कि भाई स्टेट के, इसीलिए क्योंकि 7 से 10 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और म्युनिसिपल पॉलिटी से ये गारंटीड होता है। ठीक है, तो ये ऐसा सेक्टर है जहां पर अगर कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट है तो वो काफी लंबे समय तक हो सकते हैं। और ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन का 14% की आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि बढ़ोतरी हुई है टोनेज मैनेज में। ठीक है, 10.4% का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है फिक्स प्राइसेस में। और आप देख सकते हैं शिफ्ट हाउस होल्ड कलेक्शन में। फिर बिजनेस नेचर देखो, ये ना एक एसेट हैवी और लेकिन मार्जिन स्टेबल है। यहाँ पे इसमें एंट्री बैरियर हाई है क्योंकि भैया बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, स्टेबलिश रिलेशनशिप होना चाहिए म्युनिसिपल के साथ। और ये जो स्टेबिलिटी है इस सेगमेंट की, ये फाउंडेशन है कि ये जो हायर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेसिंग यूनिट भी बनानी पड़ती है। तो आप समझ रहे हैं ना कि 7 से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिलता है, क्योंकि अगर आप एक बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट बना रहे हो तो भाई पैसा लगा रहे हो तो गारंटी भी तो होनी चाहिए, इसीलिए 7 से 10 साल का गारंटेड रहता है। फिर आते हैं सेगमेंट एनालिसिस में, प्रोसेसिंग में, वेस्ट टू एनर्जी, ये तमाम चीज़ों में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। और मुझे ऐसा लगता है टू बी फ्रैंक, वेस्ट टू एनर्जी आने वाले कई जगह पे भारत में आने वाला है शहरों में, और ये लगातार कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहा है ओवरऑल पाई में। जैसे पहले 26 था, अब 27% हो गया है। ग्रोथ आप देखोगे 22% ईयर ऑन ईयर है, मजबूत ग्रोथ है, सिग्निफिकेंट यानी बहुत ही शानदार, हायर देन द जो आप कह सकते हो कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट से ज़्यादा है। ठीक है, और ये इंडिकेट करता है कि सक्सेसफुल रैंप अप आपको देखने को मिल रहा है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेसिंग और रिसोर्स रिकवरी फैसिलिटीज है। तो भैया ये 22% का ग्रोथ एक बहुत पॉजिटिव साइन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 1 मिनट। अब अगर आगे बढ़ोगे ऑपरेशन आप देखोगे तो ये तमाम चीज़ें की जो शिफ्ट है टूवर्ड्स प्रोसेसिंग वेस्ट टू एनर्जी, ये बहुत क्रूशल है अगर आपको मार्जिन एक्सपेंशन करना है और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए। फिर वेस्ट टू एनर्जी कंपोनेंट जनरेट करता है रेवेन्यू जो म्युनिसिपल से टाइड नहीं होती, यानी टिपिंग फीस जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेल, और ये डाइवर्सिफिकेशन भी दिखाता है। तो आप समझ रहे होंगे। अब कंपोस्ट सेल आप देखोगे तो 3251 टन बेचा गया है, यानी फोकस ऑन रिसोर्स रिकवरी। तो ये कमाम बिजनेस है और कौन सा क्या चल रहा है ये हमने आपको बताया है ना। अब आते हैं चौथी कि स्ट्रैटेजिक शिफ्ट क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट थीसिस पॉइंट। देखो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थीसिस है ना एंथनी वेस्ट के लिए, वो सबसे ज़्यादा हैविली रिलाई करता है इसके एबिलिटी में कि वो रेवेन्यू मिक्स को शिफ्ट कर सके टुवर्ड्स प्रोसेसिंग और वेस्ट टू एनर्जी सेगमेंट में। तो कंपनी का आने वाले में जो फोकस है वो प्रोसेसिंग यानी ग्रोथ है और वेस्ट एनर्जी सेगमेंट में है, क्योंकि ये क्या ऑफर करते हैं, बड़ा हायर मार्जिन। ठीक है, कंपोज इलेक्ट्रिसिटी ये तमाम इनसे आती हैं। तो भैया हायर प्रॉफिट होता है पोटेंशियल देन सिर्फ लॉजिस्टिक, और लॉजिस्टिक हम सबको पता है कितना एक आप कह सकते हैं थोड़ा सा मैं कहूँगा लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव दोनों है। फिर रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन, देखो अगर आप पूरी तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से डिपेंडेंट रहना चाहते हो, अगर नहीं रहना चाहते हो तो आपको ये जो है ना वेस्ट एनर्जी में आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। क्योंकि यहाँ से म्युनिसिपल से पेमेंट आनी कब आ रही है, कैसे आ रही है, और कई कई म्युनिसिपलें तो लॉस में रहती, तो पैसे आने में बहुत टाइम लगता है। और ये जो हाई रिसिबल्स है ना, इस स्टॉक में एक सबसे बड़ा सरदर्द है। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी और रिसोर्स सेल करने से रेवेन्यू आता है वो फ्रॉम डिफरेंट काउंटर पार्टीज आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, प्राइवेट यूजर, इन तमाम से आता है।
तो भैया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू भी हो गया। फ्यूचर ग्रोथ इंजन, कंपनी ने न्यूली सिक्योर्ड किया है 3200, जी हाँ 3200 करोड़ का वेस्ट टू एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट आंध्र प्रदेश में, जो प्योरली प्रोसेसिंग वेस्ट टू एनर्जी ड्रिवन है। और एक बार अगर ये ऑपरेशनल हो गया, जब एक्सपेक्टेड है इसका कंस्ट्रक्शन Q4 26 में हो जाएगा, ये ड्रामेटिकली बढ़ा देगा वेट ऑफ द हाई ग्रोथ सेगमेंट। पोटेंशियली ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, 50% रेवेन्यू मिक्स दिखेगा और ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको मिलेगा। ओके ना, अब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कंक्लूजन ऑन सेगमेंट रेवेन्यू। देखो जो इसका कह सकते हैं जो फेवरेबल डायरेक्शनल शिफ्ट है, वाइल जो आप कह सकते हैं कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन है वो स्टेबल फाउंडेशन है 61% रेवेन्यू का, लेकिन जो प्रोसेसिंग सेगमेंट है उसमें 22% जो ग्रोथ है वो साफ साफ दिखाती है कि मैनेजमेंट का फोकस है कि भैया हम एक इंटीग्रेटेड वेस्ट टू रिसोर्स लीडर बने। और अगर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन होता है इस नए वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट का, तो ये सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा, कैटलिस्ट होगा टू सीमेंट दिस ट्रेंड। ठीक है, तो फ्यूचर जो कंपनी देख रही है वो वेस्ट एनर्जी में देख रही है। फिर ऑर्डर पाइपलाइन मेजर रिमार्क, कंपनी की जो सब्सिडरी है एंथनी लार्वा एनवायरो सॉल्यूशंस, इसमें साइन किया है 2 नए वेस्ट एनर्जी एग्रीमेंट। पहला आंध्र प्रदेश फॉर ईच फॉर 15 मेगावाट कैपेसिटी, टोटल कंजन फी जैसे हमने मिली 3200 करोड़ है ओवर 20 साल के पीरियड में। तो भाई साहब एक सब्सटेंशियल नया और लॉन्ग टर्म रेवेन्यू स्ट्रीम प्लस तैयार है। फिर कॉर्पोरेट एक्शन, जो मर्जर है ये लार्जेस्ट होली ओन सब्सिडरी है, बट ठीक है ना। मेजर रिमार्क, रिस्क क्या है, कंपनी की प्रॉब्लम ये है कि इसका बहुत बड़ा एक आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिसिबल है, हमने जो ऊपर बताया ना। और जो ये डिपेंडेंसी कम करना चाहती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो इसीलिए है भैया 3766 लाख करोड़ रुपए का है, जहाँ पे जो 1500 लाख करोड़ रुपए है ये सुप्रीम कोर्ट के डिस्प्यूट में है। वाइल मैनेजमेंट इस बात को मानती है कि भाई ये रिकवरेबल है, लेकिन ये बार एक की मॉडल चीज़ है जो कंपनी की अब वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो को जनरेट कर रही है। तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क है कंपनी के पास। ठीक है, बैलेंस शीट एनालिसिस अगर आप करोगे तो ये आप पाओगे कंपनी जनरली मेंटेन रखती है सेटिस्फैक्टरी फाइनेंशियल हेल्थ ग्रोथ। ठीक है, टोटल कर्जा 4.4 बिलियन, टोटल इक्विटी 8.6 बिलियन, डेट टू इक्विटी 51 टाइम्स 0.51, तो ये एक से काफ़ी नीचे है विच इज़ ग्रेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.8 टाइम्स है। तो जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये मैनेजेबल है, बट ये थोड़ा बढ़ते दिखाई दे रहा है पिछले 5 सालों में। और जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 3.8 टाइम्स, ये जनरल सेटिस्फैक्टरी है, यानी एबिट कंफर्टेबली कवर कर रहा है जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है। तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, देखो बैलेंस शीट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है पैसे जो इतने बड़े फंसे हुए हैं जो आने उसमें से 1.5 उससे आधा लगभग पैसा ना, ये तो अभी डिस्प्यूट में ही है ना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप देखोगे तो कंपनी का ये ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पिछले कुछ सालों में लगभग 189 करोड़ का रहा है फाइनेंशियल 25 में। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। फिर अगर आप आगे बढ़ोगे और आप देखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो देखो वो बहुत सब्सटेंशियल है, लगभग 199 करोड़ का 25 में होता फाइनेंशियल ईयर। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपनी जब एक हाई ग्रोथ एसेट हेवी सेक्टर में जा रही है जिसमें व्हीकल चाहिए, प्रोसेसिंग प्लांट चाहिए, ये जानना जरूरी है टू विन और एग्जीक्यूट नए कॉन्ट्रैक्ट वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट वाले। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ते हो वैल्यूएशन और कंक्लूजन। देखो पोस्ट Q2 के बाद रिजल्ट के बाद आप देखोगे जो पी रेशियो है वो 60.30 टाइम्स है, प्राइस टू बुक रेशियो 1.70 टाइम टू 2.33 टाइम्स है, इंडस्ट्री की भी 38.4 टाइम्स है टू 56.5 टाइम्स है। तो भाई इंडस्ट्री की भी बहुत सस्ता है। अगर आप कंपेयर करोगे इंडस्ट्री की हाई पी से, तो एनटीयू इसका एक काफ़ी अंडर वैल्यूड और इंस्टैंडर्ड बेसिस में दिखता है। जो लो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है ये अट्रैक्टिव तो है बिजनेस के लिए, क्योंकि भैया बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिक्स्ड एसेट है इनके पास, बट लोअर वैल्यूएशन अक्सर फैक्टर करते हैं जो रिस्क जुड़ा हो कंपनी के साथ। और इस कंपनी का जैसे हमने ऊपर देखा है 2 सबसे बड़ा रिस्क है, बहुत सारी पेमेंट्स आनी है, रिसीवेबल्स आने हैं, बहुत कैपिटल चाहिए धंधे के लिए, और कई बार ना मार्जिन वोलेटिलिटी रहती है। तो वो निवेशक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ये वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव अपीयर होती है प्रोवाइड जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है इनके पास, जो वर्किंग कैपिटल रिस्क है उसके बाद। तो देखिए मैं भी ये मानता हूँ एंथनी वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली ये वेस्ट टू एनर्जी और प्रोसेसिंग की चीज़ें हो गई, ये काम कभी बंद नहीं होने वाला। लेकिन ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स है उसको लेकर क्या काम होते हैं ये देखना पड़ेगा। आप अगर शेड्यूलिंग पैटर्न देखोगे, प्रमोटर के पास 46.09% स्टेक है, स्टेबल है। FIIs 12.81% है,
जहाँ पे थोड़ी गिरावट हुई है क्वार्टर एंड क्वार्टर, लेकिन अभी भी ये काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। बात करें म्यूचुअल फंड्स की, 2.25% है, स्टेबल है। पब्लिक के माल पास बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है ना। प्लेज परसेंट 0.23% है। मैनेजमेंट कमेंट्री क्या कहती है, देखो मैनेजमेंट साफ साफ एक बात कहता है कि मिस्टर जेकब जो हैं वो साफ साफ बात कहते हैं कि जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है वो तो मजबूत है, ठीक है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी ये भी बढ़ रही है पूरी तरह से, और ये काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है कि जो ग्रोथ है ये सिर्फ नए कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आ रही है, जबकि बल्कि जो हम एग्जीक्यूशन को अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं, तमाम चीज़ जो ऑलरेडी हमारे पास वहाँ से आ रही है। 16% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑपरेटिंग रेवेन्यू में और 18% एबिटा में, ये दिखा रहा है कि भैया रिफ्लेक्ट करता है रेजिलियंस और स्केबिलिटी ऑफ इट्स बिजनेस मॉडल, ठीक है। बैलेंस ग्रोथ, मैनेजमेंट ये एम्फेसाइज करती है कि जो इफेक्टिवनेस है इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी की, और साइड करती है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दोनों ही, कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में 14% और प्रोसेसिंग सेगमेंट में 22%। तो भैया ग्रोथ जो है वो भी काफ़ी बैलेंस्ड है। स्ट्रैटेजी फोकस जैसे हमने ऑलरेडी चर्चा की है, वेस्ट एनर्जी की तरफ कंपनी आगे बढ़ रही है दोस्तों, ठीक है। और अगर हम गाइडेंस की बात करें तो कंपनी ने कहा है कि भैया हम कॉन्फिडेंस हैं कि हम लगभग फाइनेंशियल 26 में ना कुछ टारगेट अचीव कर लेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट हाफ। बात करें एबिटा मार्जिन गाइडेंस की, तो उन्होंने टारगेट दिया एबिटा मार्जिन का लगभग 22.5 से 23%, वाइल जो क्वार्टर टू का मार्जिन है वो थोड़ा सा कम था, 21.6% का, ठीक है। तो मैनेजमेंट ने बात कही है ये टेम्पररी इम्पैक्ट है, क्योंकि कुछ प्रोसेसिंग वॉल्यूम्स में थोड़ी कमी आई और एक्सटेंडेड मानसून पीरियड ने भी कई जगह किया है काम, थोड़ा प्रॉब्लम पैदा की है। लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंप्रूवमेंट सेकेंड हाफ, क्योंकि अब जो पोस्ट मानसून है वॉल्यूम स्टेबलाइज हो रहा है, तो जो क्वार्टर 3 है शायद वो इस बार काफ़ी अच्छा देखने को मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो हमने चर्चा की हुई है। और जहाँ तक बात है रिसिबल की, जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कंपनी एक बात को मानती है, दो हर बार नहीं, द हाईलाइट जो इशू है ना स्ट्रेच डेबिटर डेज आउटस्टैंडिंग के, वो एड्रेस किए गए। मैंने ने बात कही है कि हम एफर्ट कर रहे हैं कि भाई हम इसे इम्प्रूव कर पाएँ और फोकस करें कि नॉन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रेवेन्यू लाएं, जैसे पावर सेल्स, ईपीआर क्रेडिट। और नोट किया है कि जो रीसेंट एफर्ट है वो डीएसओ को 114 दिन से घटा करके 86 डेज ले आए हैं। तो ये दिखा रहा है कंपनी एक्नॉलेज करती है। तो अगर इस एक चीज़ को एड्रेस कर लेती है कंपनी तो ये काफ़ी पॉजिटिव होगा। और जो एनालिस्ट हैं वो क्या टारगेट दे रहे हैं इस स्टॉक में, अगर आप देखोगे तो भैया 670 रुपये का टारगेट है, हाईएस्ट टारगेट 738 हिम सिक्योरिटी द्वारा, लेकिन ये क्वार्टर December 4 की बात है, तो ये हमको उतना नहीं देखना है। लेकिन क्वार्टर 2 के बाद जो रिलीज है उसके कंक्लूजन आप देखोगे तो एवरेज टारगेट है 670 रुपये का, यानी 34% अपसाइड की बात कही जा रही है। ओके, तो आपके सामने एक रिजल्ट पेश करना था। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करके चैनल सबसे जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।